So very good evening also. Very good evening Habib, Deepti, Manu, Priyanka, Ashwita. How's your revision going? पीपीटी मिल गई लेक्चर की? पीपीटी मिल गई है आपको? वेरी गुड इवनिंग रेनिका। मैप साथ में रख लिया आप लोगों ने? गुड इवनिंग संजीत। क्वेश्चंस कर लीजिए पहले। क्वेश्चंस तो कर ही लिए होंगे ना एटमॉस्फेयर की? चलिए पहला क्वेश्चन, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज नोन एज व्हाट? Troposphere. Troposphere. क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड? Troposphere. The most abundant element in the Earth atmosphere is? Nitrogen. Nitrogen. सबने किया है पेपर? प्रतिभा, कनिका, मनु, रवनीत। एक्सोस्फेयर इज? Partially molten. In which layer do virtually all weather phenomena take place? क्या लगा इसका? Troposphere. What is the cause behind frontal rain? Tropical air meets cold air. Hot air और cold air को मिलने से front बनता है। What causes smog? Smog क्यों होता है? Air pollution. Air pollution. इसमें बेसिकली क्या क्या होता था? Smoke plus fog. Question number 8 बताइए, the deflection of the winds to the right in the northern hemisphere is caused by? Rotation of the earth. तो क्या होता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है, तो कौन सा फोर्स जनरेट होता है? Coriolis force. Coriolis force. Trade winds are due to Convection currents. convection. ये वाला इसका क्या है? The term roaring forties is related to what? Westerlies. Westerly. Trade winds blows from the subtropical high से ITCZ तक. कौन सा ऑप्शन लगा इसका? C. Question number 12 बताइए, which one of the following is not the example of planetary wind? Planetary wind क्या होते हैं? प्लानिटरी विंड्स जैसे ट्रेड विंड्स होता है, मॉनसून होता है, लैंड सी ब्रीजेस होते हैं, वेस्टर्ली जैसे प्लानिटरी विंड्स होते हैं। बट हम चिनूक जैसा कुछ पढ़ा ही नहीं। यहाँ पे होगा which one of the following is the example of planetary wind? अब क्या होगा इसका आंसर? ट्रेड विंड। मैम मानसून? नो नॉट। मॉनसून तो हाँ, मॉनसून विंड नहीं, तभी तो यहाँ पे नॉट काट दिया। ट्रेड अब विंड क्या होगा आंसर होगा? ये वाला बताइए, in atmosphere the lowest layer is known as? Troposphere. The troposphere is the hottest part of the atmosphere. Why? Because it is heated by Earth's surface. Infrared radiations. D किसने लगाया है? मनु, D क्यों लगाया इसका? हाँ बेटा। मैम क्वेश्चन नंबर 12 में अगर नॉट होता तब मानसून तो नॉट हटा दिया। देखो which one of the following is the example of planetary wind? अब इस कौन है इसमें से चारों में से प्लेन? हाँ आस्क। मैं बोल रहा हूँ अगर नॉट अगर है तो मतलब मानसून को हम लोग प्लैनेटरी विंड नहीं बोलते हैं। तो नहीं इसको कुछ भी नहीं बोलते। वो तो मानसून तो आपका क्लाइमेटिक सीजन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है। हाँ तो वो परमानेंट नहीं है, तो प्लैनेटरी विंड नहीं होते हैं। नहीं।
अगर नॉट तो नहीं तो नहीं तो लैंड और सी ब्रीज भी तो प्लैनेटरी विंड नहीं है। प्लैनेटरी विंड्स का मतलब है जो हमेशा प्लैनेट को उसी डायरेक्शन में उसी तरीके से मिलेंगी। चिनूक भी आपका प्लैनेटरी विंड नहीं है। चिनूक कहाँ पे चलती है? इटली या आई थिंक मेडिटेरेनियन के आसपास चिनूक विंड चलती है। ठीक है, तो इनका भी डायरेक्शन में बदलता रहता है। प्लैनेटरी विंड आपकी 3 ही है, वेस्टर्ली, ट्रेड विंड्स और पोलर विंड, बस यही ट्रेड विंड्स है, बाकी कोई आपकी यही आपकी प्लैनेटरी विंड्स है। क्या बेटा? वो परमानेंट विंड्स होती है ना? हाँ, वो परमानेंट विंड्स होती है, वो वहीं पे हमेशा मिलेंगी। ये सारा ठीक है, लोकल इसलिए है। नॉट यहाँ पे गलत हो गया, बाकी सारा लोकल विंड्स है। और अब मानसून तो कोई विंड भी नहीं है। गुड इवनिंग स्वाति। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ट्रोपोस्फेयर द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज मैम सी मनु आपने डी कर दिया था। मैम बाकी संदीप, शेफाली, आप लोगों ने नहीं किया है क्वेश्चन? Which one of the following is a greenhouse gas? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बताया नहीं आपने कोई भी आंसर। कटरीना इज द नेम गिवन टू हरिकेन। ये तुक्का मारा है या पता था? मैम ये आपने क्लास में बताया था। मैम आया भी तो था, पता था। ये वाला बताइए, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट मीन्स। मैम ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक CO2। सी ऑप्शन। ये लास्ट क्वेश्चन बताइए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स आर अदरवाइज कॉल्ड एज हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड। अनमोल आपने भी नहीं किया है क्या क्वेश्चंस? इसमें 24 में जो बाकी जो ऑप्शंस है वो सब क्या क्या है? रोरिंग 46, रिंचिंग 60। क्या बेटा? हाँ जी मैम, वो जो बाकी जो ऑप्शंस है वो सब क्या है? हाँ, वो नहीं हो सकते। यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट को पूछा जा रहा है क्या कहते हैं, और ये नहीं तो मैम, चलने वाली हवाओं के बेसिस पे है। हाँ नहीं मैम, मुझे आंसर ठीक है मैम, आंसर हॉर्स लाइट। मैं बोल रहा हूँ बाकी जो ऑप्शन है वो सब क्या है मैम, कब होता है? वो तो हमने पढ़ा था ना कि जो है 40 डिग्री पे जो चलने वाली विंड्स होती हैं उनको हम रोरिंग 40s कहते हैं। 50 वाले पे जो चलते हैं उसको फ्यूरियस 50s कहते हैं। 60 डिग्री पे चलते हैं तो स्क्रीचिंग 60s। इसका हिंदी नाम तो और भी भयंकर है, रोरिंग चीखता 40, चीखता 60, ऐसा कुछ करके इनका नाम है। ओके। आज से शुरू करने जा रहे हैं आपकी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो पहले आप अपना मैप ओपन कर लीजिए, फिजिकल वाला भी और पॉलिटिकल वाला भी। प्लीज आस्क कनिनिका, प्लीज आस्क, चलो जल्दी से। और कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? जितना भी हमने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है, एटमॉस्फेयर, ओशनोग्राफी, लिथोस्फीयर, उसमें व्हाट कॉजेस हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म अभी हम यहाँ पे जब आपका वो लेंगे ना डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें सारी चीजें आएंगी, राइट? ये सारा कुछ अभी आपको कराया ही नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला टॉपिक अभी नहीं कराया है, तो उसमें बता देंगे। मैम वैसे हेलस्टॉर्म्स जो होते हैं वो ओले होते हैं, तो वो तब भी होता है, मतलब अगर बहुत तेज थंडर आ रहा होता है तो वो जो बारिश की बूंद होती है वो उस ठंडर की वजह से वो बहुत ऊपर उड़ जाती है। एक्चुअली ना, हाँ वो तो ठीक है बेटे, वो जो अभी आपका क्या है, कौन सा नाथ है, केदारनाथ। केदारनाथ में थंडर स्टॉर्म्स हुए ना, तो उसके बेसिस पे भी हेल स्टॉर्म के डिफरेंट जो है आ गए हैं थियरी। तो हम क्या करते हैं, जब हम अपने डिजास्टर मैनेजमेंट लेंगे तो जिन जिन चीजों से डिजास्टर आते हैं वो सारी चीजों को कवर कर लेंगे, है ना, इसीलिए वो टॉपिक को टच नहीं किया है। बाकी अब स्टार्ट करने कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं है पिछले के लेक्चर्स में? शुरू करें इंडियन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले देखिए, और एक क्वेश्चन था मैम, क्या? 25। पूछिए क्या? आपका शीट में नहीं है मैम, वो 25 क्वेश्चन है। हम हमें जो शीट 25th मिला है क्वेश्चन क्या है? 25th वो क्वेश्चन बताइए। हेलस्टॉर्म के बारे में था। व्हाट इज द कॉज ऑफ हेलस्टॉर्म? इसीलिए उसको डिस्कस नहीं किया है, अभी जब उसको कराएंगे तो उसमें ले लेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है, तो कैसे दिख नहीं रहा है आप लोगों को? शीट विजिबल है ठीक से? तो
सबसे पहले देखिए इंडिया का लेटीट्यूडल एंड लॉन्गिट्यूडल। अब जब हम पहली क्लास पढ़ रहे थे तो हमने लेटीट्यूडल क्या बताया था कि जो इक्वेटर के पर मतलब पैरेलल चलती है। अगर ये वाला इक्वेटर है, इधर से 0 डिग्री वाला इक्वेटर है, उसके जो इक्वेटर के पैरेलल चलेंगी वो होती है आपकी लेटीट्यूडल। तो ये जैसे जैसे हम पोल की तरफ आते आते तो उनकी जो है जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। और लेटीट्यूडल क्या है, जो प्राइम मेरिडियन पोल से पोल को मिलाता है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया का लेटीट्यूडल एंड लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट क्या है, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक, किस लेटीट्यूड तक हम इंडिया को लेके चलते हैं। मतलब अगर वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड के मैप पे मतलब किस एरिया से किस एंगल तक उसका लेटीट्यूड आता है, और किस एंगल से, पोल के टुवर्ड्स कौन कौन से कितने डिग्री पे, और आपके इक्वेटर के टुवर्ड्स कितने डिग्री पे इंडिया का क्या आता है लेटीट्यूडल एंड लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट। तो सबसे पहले देखिए लेटीट्यूडल, मतलब जहां से वो लेटीट्यूड इक्वेटर के जो परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब इक्वेटर के पैरेलल जा रहा है, तो इक्वेटर के पैरेलल जो इसका लेटीट्यूडल एक्सटेंट है वो है 68.7 से 97.25। ठीक है, कैसे याद करेंगे इसको, 68.7 to 97.25, 68.7 to 97.25। और पोल से क्या है 37.6 to 84, 84 से 37.6, 84 से 37.6, और यहाँ से 68.7 to 97.25 याद रहेगा। क्या था कि मतलब अगर लॉन्गिट्यूड देखिए तो 8.4 से 37.6, और अगर आपका लेटीट्यूडल देखिए तो 68.7 से 97.25। ठीक, तो ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा लॉन्गिट्यूड, और ये वाला क्या है जो आपके इक्वेटर के जा रहा है वो हो जाएगा आपका लेटीट्यूड। तो लेटीट्यूड क्या है 68.7 से 97.25, और लॉन्गिट्यूड क्या हो जाएगा 84 to 37.6, 84 to 37.6, और इधर से 68 to 97.25। हाँ प्लीज आई थिंक जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो है 68.7 से 97.25। अच्छा हाँ उल्टा हो गया, ये लिखा भी है सामने। हाँ जी, याद हो गया, कौन बताएगा क्या है लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट, बताइए बिना देखे। मैम जो लैटिट्यूड है वो है 37.6 to 84, और जो लॉन्गिट्यूड है वो है 68.7 to 97.25। अब आ जाइए अपने मैप को खोलिए और इंडिया इट्स नेबर पे आइए कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो नॉर्थ से शुरू करिए ऊपर से, और उसमें मैप में मार्क करते चलिए। और इसमें जो क्वेश्चन आता है वो होता है ना नॉर्थ से साउथ लगाओ या साउथ से नॉर्थ। अगर बहुत टफ आता है तो यही आएगा। अभी तक क्या आया है कि कौन कौन से हैं, अब हम इनको असेंडिंग डिसेंडिंग में समझ लेते हैं। अगर नॉर्थ से शुरू करिए तो सबसे पहला है अफगानिस्तान, जो थोड़ा सा जम्मू कश्मीर की ये वाला पार्ट है, यहीं पे टच करता है। ठीक, अफगानिस्तान के बाद है पाकिस्तान, मार्क करते चलिए मैप पे। फिर नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार जिसको बर्मा भी कहते हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका। ठीक, फिर से देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, नीचे आ जाइए बांग्लादेश, बर्मा, फिर श्रीलंका। नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, बर्मा यानी कि म्यांमार और श्रीलंका। फिर से देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। मैम हमारे श्रीलंका से तो मैरीटाइम बॉर्डर्स है ना, मतलब लैंड वाइज तो मतलब है हमें तो नहीं हमारा पता पड़ोसी होता ना, पाक स्टेट है बीच में, पाक स्टेट इन दोनों को अलग करता है। और क्योंकि हमारा जो है मैरीटाइम, अभी हम बताते हैं आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के हिसाब से ये हमारा पड़ोसी आता है। ठीक है, तो अभी ये आएगा आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि क्यों इसको अपना पड़ोसी कहते हैं। मैम मैप में गलत है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इस हिसाब से वैसे मालदीव्स भी हमारा पड़ोसी होगा क्या, क्योंकि डायरेक्टली मालदीव कौन सा, जो इधर वाला है इसको नहीं लेके चलते हैं। अच्छा ठीक ठीक, हाँ मालदीव को भी तो लेंगे क्योंकि ये भी ईईजेड में तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये वाला ना कनिनिका मुझे भी गलत लग रहा है क्योंकि इसको लॉन्गिट्यूड ही कहते हैं और ये लैटिट्यूड ही है, आपका उल्टा लिखा हुआ है। 8.4 से 7.6 इधर होगा, 8.4 से 37.6 इधर होगा, और इधर होगा आपका 68.7 to 97.25।
नहीं मैम, सही लिखा हुआ है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इक्वेटर के परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड के बीच में हमारा हॉरिजॉन्टल स्पैन है, ओके, इसमें और देख इस लेते हैं, लैटिट्यूड से इसमें इस देख लेते हैं लैटिट्यूड के कि बीच में हमारा वर्टिकल स्पैन। अब इसमें डिग्री ही नहीं दिख रही है। रफली तो देख सकते हैं ना वैसे। अगर ये 0 है तो लगभग यहाँ पे आपका 8 आएगा, है ना? 8 4 से 37 6, ये लैटिट्यूडनल है और ये लॉन्गिट्यूडनल है। मैप में सही लिखा है। हाँ, सही लिखा है, मैम ठीक है मैम, क्योंकि लैटिट्यूड सही लॉन्गिट्यूड लिखा है। लैटिट्यूड हाँ, लॉन्गिट्यूड कोई लोकेशन स्पेसिफिकली स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड यूज करते हैं मैम। और यहाँ पे भी तो तो दिखा रहा है ना 68 to 97 25, सही दिखा हाँ रहा है इसमें। ठीक है। हम्म। तो अब एक बार फिर से मैप वो देख लीजिए, अपने पड़ोसी कौन कौन से हैं, नॉर्थ से साउथ चलिए। मैम अभी जो देख रहे हैं नेबर कंट्रीज देख रहे हैं, लेकिन वो जो क्या बॉर्डर टचिंग इंडिया वो तो नहीं है ना मैम, ये भी नेबर कंट्रीज हैं वो तो सारे, सिर्फ बॉर्डर। एक अभी टर्म है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब कहाँ तक आप अपनी जो ओशन बाउंड्री है वो कहाँ तक लेके चलते हैं, उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो मालदीव और श्रीलंका उस हिसाब से हमारे पड़ोसी बनते हैं, क्योंकि वो हमारे ईईजेड के अंदर जो है, वो जो हमारी समुद्री बाउंड्री है, जो हमारी ओशन लेंथ है, उससे टच करते हैं, ठीक है? इसलिए इनको भी नेबर कंसिडर करके चलते हैं। पहले क्या था? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव। ठीक, अब बिना देखे बताइए, शुरू करिए नॉर्थ से, वन बाय वन। सबसे पहले अबीर, शुभम, अफगानिस्तान अबीर, अनमोल। अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, 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 फिर नेपाल, नेपाल, फिर भूटान भूटान, भूटान, फिर चाइना चाइना, चाइना, फिर बांग्लादेश बांग्लादेश, फिर म्यांमार, म्यांमार, फिर श्रीलंका, श्रीलंका, फिर मालदीव्स। मालदीव। अब कोई एक बताओ शुरू से, कौन बताएगा? अबीर, लाइन से बताइए। अबीर और इधर से कौन, गर्ल्स में कौन बताएगा? सबसे होनहार कौन है? कनिनिका, आप शुरू हो जाओ। नॉर्थ में सबसे पहले अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर अगर किसी का माइक ऑन हो तो वो बताइए, माइक ऑन करके। is Afghanistan, then Pakistan, हाँ, then Nepal, then China, then Bhutan, Myanmar, नेपाल के बाद Bangladesh, हाँ, and पहले Sri Lanka बांग्लादेश। and Maldives. सही है, लाइन से बताइएगा, मतलब अगर नॉर्थ से साउथ जाए तो यही ऑर्डर बनेगा, साउथ से नॉर्थ जाएंगे तो यही ऑर्डर बनेगा, इसलिए भी याद करने की कोशिश करिएगा इसमें, ठीक है? ईस्ट से वेस्ट जाएंगे, नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो उनका सही आपको वो पता होना चाहिए, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है? अब आ जाइए ये दोनों क्वेश्चंस में, क्या होगा इसका आंसर? विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद भूटान? भूटान से किसकी बॉर्डर नहीं लग रही है? ये भूटान है। अपने मैप में देखिए, बताइए किस जो है, किस नॉर्थ ईस्ट कंट्री की, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बॉर्डर भूटान से शेयर नहीं हो रही है? बंगाल, मैम वेस्ट Bengal, ma'am. वेस्ट बंगाल। बंगाल, यस मैम। नॉर्थ असम का तो सबसे लगता है, सिक्किम का तो वो, हाँ ठीक है। Which country share the smallest border with India? सबसे कम बॉर्डर किसकी टच होती है इंडिया से? मैम अफगानिस्तान अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और सबसे ज्यादा किसकी टच होती है? पाकिस्तान, नेपाल या पाकिस्तान, मैम. I mean, यहाँ तो नहीं है.
नेपाल की सिर्फ यूपी वाले जो रीजन है उससे लगती है, ठीक है। पाकिस्तान की ये जो बांग्लादेश है ना उसकी मैक्सिमम टच होती है, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट को वो टच करता है कहीं ना कहीं, और इधर से भी जो जितने भी हैं आपके चिट्टू पिट्टू से हैं इनको भी टच करता है। मैम वेस्ट बंगाल भूटान को टच करता है, उसमें मेघालय इंक्लूडेड नहीं होता। वेस्ट बंगाल भूटान को टच करे, देख के बताइए मैप में, इसीलिए कहा था मैप लेके Yes, बैठिएगा। मैम मैं गया हूँ घूमने भूटान, तो पता है मेरे को वेस्ट बंगाल से बॉर्डर टच है उसका। मैम मैप पे तो ऐसा नहीं दिख रहा, मैप पे तो वेस्ट बंगाल नहीं टच कर रहा किसी को। वेस्ट वो बंगाल वाला पार्ट जाता है। मेघालय नहीं टच करता है। हाँ वेस्ट बंगाल टच होता है, देखिए मैम एक कैसे टच होता है मैम? देखते मैप, प्रॉपर पॉलिटिकल मैप नहीं होगा उसका। हाँ जो ऊपर वाला पार्ट है ना कैसे टच जो होता है? चिकन ये है नेक ना? बोलते हैं। हाँ ये Yeah, वेस्ट left side, बंगाल है, yes, देखो ये हाँ, वेस्ट ऊपर बंगाल है चिकन आपका, नेक वो पार्ट होता है। और ये जो है आपका चिकन नेक है, ये भी पूरा है। टच क्वेश्चन होता क्या है। था? टच होता है, ये वेस्ट बंगाल Yes, होता ma'am. है, आपका मेघालय नहीं होता है। Yes, ma'am. इधर है मेघालय कहीं, ये है। मैम मेघालय बांग्लादेश से टच होना चाहिए फिर। मेघालय में तो हो रहा है, बांग्लादेश से हो रहा है बांग्लादेश मैम। से ये भी तो हो रहा बांग्लादेश है। हो रहा और है। फिर कौन सा? तो भूटान कौन क्वेश्चन था। हाँ भूटान है क्वेश्चन में, देखिए भूटान टच हो रहा है कि मैम नहीं। मेघालय नहीं हो रहा है मैम। यस मैम हाँ मेघालय भूटान भी क्वेश्चन है ना, भूटान तो इधर कहीं है आपका, यस सिक्किम के राइट में। सिक्किम के राइट में। तो क्या क्वेश्चन था कि भूटान किससे टच नहीं होता है, तो वेस्ट बंगाल से तो हो रहा है ना ये भूटान, ये देखो यहाँ पे सिलीगुड़ी मेघालय कॉरिडोर से नहीं हो रहा है दार्जिलिंग ना। के पास से, डिब्रूगढ़ में। Yes, मेघालय से नहीं हो रहा है। हाँ हाँ चलो कल से मैं भी मैप इसमें अटैच कर लूंगी, नहीं तो ऐसे तो गलत क्वेश्चन हो जाएगा। अब आ जाते हैं लैंड फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज पे। लैंड फ्रंटियर्स का मतलब कि कहाँ कहाँ से हमारा फ्रंट बनता है। फ्रंट हमेशा उन्हीं मतलब जो है अलग जो कंट्रीज होते हैं, जैसे कि आपके इंटरनेशनल बाउंड्रीज किस किस के साथ शेयर हो रही है, तो जहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर होती है तो वो प्रॉब्लम क्या है, दो तरह के देश हैं, एक है डेवलप्ड कंट्रीज, एक है डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज के साथ जो भी डिस्प्यूट है, जैसे अमेरिका है कनाडा है, तो इनके बीच जो डिस्प्यूट है हमेशा आप देखेंगे जो ट्रेड को लेकर डिस्प्यूट होता है ना, कि मतलब आपके लोग हमारे यहाँ पे आगे तुम्हारे ट्रेड में बैरियर हो रहे हैं। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है जो अभी इमर्ज कर रही है, जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान हो गए आपके, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज है। इनके लिए इनके यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम जो है जो डिस्प्यूट है वो बेसिकली लैंड को लेके है, कि मेरी लैंड आप में चली गई, आपकी लैंड मेरे में आ गई, तो लैंड को लेके ही मैक्सिमम डिस्प्यूट रहता है। इसीलिए जो हमारी जो भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज है जो दूसरे कंट्रीज के साथ लगती हैं उनको हम कहते हैं लैंड फ्रंटियर, यानी कि फ्रंट है। फ्रंट मतलब कि वहां पे जितने भी आपके ITBP है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, और आपके BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये लोग क्या करते हैं कि जो फ्रंटियर वाला रीजन है जहाँ पे दो फ्रंट मतलब एक इंडिया का देश और दूसरा कोई और देश, जहाँ पे दो देशों की क्या है बॉर्डर लाइन है, वहाँ पे ये दोनों फोर्सेस, ये BSF और ITBP जहाँ पे तिब्बत और चाइना वाला है वहाँ पे इनको रखा जाता है, ठीक है। इसीलिए इनको फ्रंटियर्स या बाउंड्रीज भी कहते हैं। अब ये बता रहा है कि एक्चुअली जो फ्रंट है तो हमारा हिमालयन वाला फ्रंट हो गया, जहाँ से पाकिस्तान, चाइना, ये और म्यांमार में हमने बताया था जो आपको अंडमान निकोबार है वो भी हिमालयन का ही पार्ट है, और वो जो हिमालय एक्सटेंड होते होते नीचे तक गया उसको कहते हैं अराकान यूमा। तो अराकान यूमा जो है वो हिमालय का एक्सटेंट है वहाँ, उसको अराकान यूमा कहते हैं, और वही अराकान यूमा ही आपके अंडमान और निकोबार का पार्ट है, और म्यांमार से भी वही होके जाता है। देखिए ये मैप है ना, यहाँ पे आपका हिमालय है, और हिमालय धीरे धीरे जो जहाँ से हिमालय मुड़ता है उसको कहते हैं सिंटेक्शियल बेल्ट। सिंटेक्शियल बेल्ट मतलब कि ओ के शेप में जो हिमालय यहाँ पे मुड़ रहा है इसको कहते हैं सिंटेक्शियल बेंड हो रहा है। जब सिंटेक्शियल बेंड होता है तो ये जो हिमालय वो पूरा यहाँ तक जाता है, और जो उसका डाउनवर्ड होता है उसको कहते हैं अराकान यूमा, ठीक। अराकान यूमा तक इसका एक्सटेंशन है। तो एक तो जो फ्रंटियर्स है वो आपके हिमालय वाले हैं, तो जैसे मालदीव हो गया, नॉर्थ साइड के जितने भी हैं वो सारे हिमालय वाले फ्रंटियर बनाते हैं। बाकी ये जो पूरा है इसको हम कहते हैं कोस्ट लाइन, ठीक है। यहाँ पे चारों तरफ क्या है, समुद्र है आपका, ओशन, इसलिए कहते हैं कोस्ट लाइन, ठीक। तो अब ये जो है इसमें बता रहा है कि जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। उसके बाद ये
और ये 5422.6 किलोमीटर ऑफ मेन लेन कोस्ट लाइन एंड 1197 ऑफ इंडियन आइलैंड। मतलब ये सब अलग अलग है। बेसिकली आप याद रखिएगा 7516। बाकी जो इंडियन आइलैंड जैसे कि आपका जो अंडमान निकोबार से कितना लगता है, लक्षद्वीप में कितना है, तो इनका अलग अलग सेग्रीगेशन वैसे पूछेगा नहीं, फिर भी जो है हमें बेसिकली याद रखना है कि 7516 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन, मतलब ये वाली जो पूरी एरिया है ये 7516.6 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है। अब ये पूछा जाता है कि कौन कौन से स्टेट हैं जो ये आपकी कोस्ट लाइन को टच करते हैं। आप मैप में से देखिए, इसमें मत देखिए, मैप देख के बताइए कि किस कौन कौन से जो स्टेट है वो कोस्ट लाइन को टच कर रहे हैं। शुरू करिए ऊपर से, यानी कि ईस्ट, या ये है ना आपका ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट में पहले बताइए कि कौन कौन से स्टेट है ईस्ट के जो कि आपकी कोस्ट लाइन को टच कर रहे हैं। मैप में देखिए, शुरू हो जाइए। पहला क्या है? मैम वो वेस्ट है, गुजरात। मैम ईस्ट से उल्टा हो गया मैम। यस मैम, वो उल्टा हो गया। तो कर लीजिए वेस्ट वाला बताइए। गुजरात से, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक, पहले गोवा, गुजरात, ओके, महाराष्ट्र, गोवा। गोवा, फिर कर्नाटका, केरला। ये कौन से हो गए वेस्ट के। अब ईस्ट साइड में शुरू हो जाइए, ऊपर से बताइए कौन कौन से हैं। सबसे पहले वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा, ओडिशा, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर चेन्नई। लास्ट में चेन्नई नहीं, तमिलनाडु। तमिलनाडु, आप सबकी कैपिटल बताइए। गुजरात की कैपिटल, गांधीनगर, गांधीनगर, महाराष्ट्र की, मुंबई, बॉम्बे, गोवा की, पनाजी, पणजी, पणजी, देख के बताइए। कर्नाटका की, तिरुवनंतपुरम। बैंगलोर, 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 केरला की, सॉरी, केरला की, पौंडीचेरी की भी यहाँ पे, तिरुवनंतपुरम। हाँ, जो तमिलनाडु में पौंडीचेरी भी आता है उसकी भी जो है कोस्ट लाइन से लगती है। देखो अभी ने बताया कि तमिलनाडु में पौंडीचेरी भी आता है, तो पौंडीचेरी की भी से लगती है। तो मतलब पौंडीचेरी भी आपकी कोस्ट लाइन में आता है। तो वेस्ट वाले में कौन कौन हो गया? गुजरात, और ऐसे तो ऊपर दमन एंड दीव और वो सब भी आएंगे, दादरा एंड नगर। दमन, अगर आप यूटीज को यूटीज काउंट को कर भी रहे लेते हैं, चलिए ना, तो हाँ लो, तो ले लीजिए इसको। गुजरात के बाद पहले सबसे पहले दमन एंड दीव को लीजिए, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, केरला, अब ईस्ट साइड में, ईस्ट में बताइए सबसे पहले, और फिर उड़ीसा, फिर आंध्र आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर पौंडीचेरी। पौंडीचेरी, पहले पौंडीचेरी फिर तमिलनाडु। मतलब जो तमिलनाडु वाला पार्ट है ना, उसी में कहीं कहीं आपकी पौंडीचेरी वाले पार्ट आते हैं। और क्वालिटी में एक चीज पड़ी थी कि कौन से दो ऐसे स्टेट है जहाँ पे दो ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। कौन कौन है? दिल्ली एंड पौंडीचेरी। दिल्ली एंड पौंडीचेरी। अब एक वर्ड है, देखिए, इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर, और उसके बाद है आपका जो मैंने आपको बताया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये क्या होता है? कोई साफ साफ मैप देखिए तो बता। ये पूरा रटना है आपको। अच्छा, एक चीज नहीं बताई, वो ये है कि जो है जो आपका लॉन्गिट्यूडल हमने कहा था ग्रीनविच लाइन होती है, ग्रीनविच लाइन के अकॉर्डिंग हमारा जो है टाइम डिसाइड होता है। तो हमारे यहाँ जो इंडिया में टाइम डिसाइड होता है, तो हमारा जो प्राइम मेरिडियन है वो है 82.5। 82.5 जो ईस्ट है वो हमारी प्राइम मेरिडियन है। तो ये इससे भी ये भी क्वेश्चन आता है कि जो हमारी प्राइम मेरिडियन है वो कौन कौन से स्टेट को कट करती है। तो देखिए ये प्राइम मेरिडियन होके जा रही है, ये कौन कौन से स्टेट को कट कर रही है। सबसे पहले देखिए यूपी को करती है। यूपी के इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, नैनी से होके ये सबसे पहले कट करती है इंडिया को। यूपी के इलाहाबाद में नैनी है, वहां पे आप देखेंगे तो लिखा है कि मुस्कुराइए आप प्राइम मेरिडियन पे खड़े हैं। ठीक है, एक कोई मूवी है ना उसमें बोलते हैं मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, तो उसमें बोलता है मुस्कुराइए आप प्राइम मेरिडियन पे खड़े हैं। तो सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश को कट करती है। उत्तर प्रदेश के बाद देखो तो ये एमपी में कट कर रही है, फिर झारखंड को कट कर रही है, छत्तीसगढ़ को कट कर रही है और उड़ीसा को कट कर रही है। और उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा पार्टी आंध्र प्रदेश को भी कट करती है। किसको किसको कट कर रही है? उत्तर प्रदेश को कट कर रही है, झारखंड को कर रही है, एमपी को कर रही है, फिर छत्तीसगढ़ को कर रही है,
उड़ीसा को कर रही है, उसके बाद लास्ट में हल्का सा आंध्र प्रदेश को भी कट कर रही है। कितने स्टेट को कट किया? यूपी को कट किया, फिर एमपी को कट किया, छत्तीसगढ़ को कट किया, झारखंड को कट किया, फिर उड़ीसा को कट किया और आंध्र प्रदेश को कट किया। तो लिखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इसमें झारखंड नहीं लिखा, झारखंड को भी तो कट कर रही है। थोड़ा सा देखो इसको झारखंड साफ करके देखना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं झारखंड को भी तो कट कर रहा है ना, देखो नहीं कर रहा मैम। ये छत्तीसगढ़ से होके निकल गया ना, ठीक है। झारखंड को नहीं होगा मैम। झारखंड को नहीं कर रहा। कौन कौन हो गया? यूपी को किया, एमपी को किया, फिर सीधे छत्तीसगढ़ के पास गया, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। कितने स्टेट हो गए? 5। बताइए बिना देखे। मैम यूपी, देन एमपी, देन छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश। बाकी सबको याद हुआ? आप मत बताओ, आप बताओ। जैसे कनिनिका कौन कौन से स्टेट है? ये सब क्वेश्चन आते हैं, क्लास के साथ ही रट लीजिए। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब ये इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर या और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? तो देखिए, जो इंडिया का या किसी भी कंट्री का जो मैप होता है, तो मैप एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि कटा फटा सा होता है। कटा फटा मतलब कि इनक्लेव वाला। जैसे कि अब कोई मैप है, मैप तो कभी सीधा होता नहीं है। अगर सीधी लाइन होती तो मतलब कि सही था, पर सीधी लाइन तो होती नहीं है। जैसे कि ऐसा, ऐसे 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 इस तरीके से मैप होता है। तो ये जो मैप क्योंकि सीधा सीधा नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ कर ली जाती है। इमेजिनरी सीधी लाइन ड्रॉ कर ली जाती है। जो इमेजिनरी सीधी लाइन ड्रॉ करी जाती है, इसके अंदर जितने भी वाटर होते हैं, ठीक है, जितने भी अंदर इसके वाटर होते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरनल वाटर। ठीक, तो जितने भी जो भी मैप आप किसी भी कंट्री का देखिए, तो मैप कभी भी सीधा नहीं होता है। तो मैप सीधा नहीं होता, उसके लिए फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा एरिया किसका है? तो सबसे पहले एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली जाती है जो बिल्कुल सीधी होती है, ठीक है, जो एकदम सीधी होती है, और उसके अंदर के जितने भी वाटर होते हैं, इसको हम कहते हैं आपका इंटरनल वाटर। अब जिस भी कंट्री का ये मतलब जिस भी कंट्री में ये लाइन ड्रॉ की जाएगी, है ना, जिस कंट्री में भी लाइन ड्रॉ करी जाएगी, उसका ही पूरा एक मतलब जो भी अथॉरिटी होगी, वो उस पर्टिकुलर कंट्री की इस पूरे वाटर लेक इस पे जो है पर्टिकुलर कंट्री की अथॉरिटी होती है। ठीक, अब क्या होता है कि ये जो है, ये अब ये जो लाइन है, ये कहाँ से कहाँ तक करी जाएगी? तो मैक्सिमम होता है आपके 12 नॉटिकल माइल तक। 12 नॉटिकल माइल्स तक ये लाइन जो है ड्रॉ करी जाती है। ठीक, अब 12 नॉटिकल माइल से ये जो 12 नॉटिकल माइल है, यहाँ से अगेन 12 नॉटिकल माइल तक, फिर यानी कि टोटल कितना हो गया? 24 नॉटिकल माइल तक एक पूरा जो लाइन ड्रॉ करी जाती है, ये इसको हम कहते हैं टेरिटोरियल बाउंड्री। ये हो जाएगा मतलब किसी भी कंट्री का के बेस लाइन से, यहाँ जो बेस लाइन जो आपकी ये वाली लाइन कहा गया बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल हम और चले जाएं तो आपको दे देंगे टेरिटोरियल राइट। टेरिटोरियल राइट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज होते हैं, ओशन में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपका फिशिंग को लेके रिसोर्सेज हो, चाहे वो आपका मोती और ये जो पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट है, वो सारे रिसोर्सेज हैं, ओशन के रिसोर्सेज। तो ये जो आपका ये वाला बेस लाइन के बाद का जो 12 नॉटिकल वाला माइल मतलब 24 बेस लाइन से लेके 12 और यहाँ से शुरू करें तो 24 नॉटिकल माइल तक का जितना भी एरिया होता है, उसमें रिसोर्स कलेक्ट करने की पूरी जो सोल अथॉरिटी होती है, वो उस पर्टिकुलर कंट्री की होती है। अब अगेन यहाँ पे जहाँ पे आपका टेरिटोरियल लाइन आ गया, इस टेरिटोरियल लाइन से फिर से टेरिटोरियल जो वाटर, अब इसके अंदर का जितना वाटर है, जितना भी एरिया है, वो उस पर्टिकुलर कंट्री का हो गया। अब इससे भी फिर 200 मीटर और 200 नॉटिकल माइल्स और 200 नॉटिकल माइल्स और जो होता है वो होता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई जो आपका इंटरनेशनल लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो इंटरनल लेवल पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेसिकली होता है आपके सी रूट से। तो जब भी कोई भी शिप किसी और कंट्री की आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से जाएगी, तो वहां पे वो जैसे हम लोग रोड पे जाते हैं तो आप ऑक्ट्राई वगैरह देखिए ना, चुंगी लगती है, ऑक्ट्राई देना पड़ता है। तो इसी तरह से जो भी हमारे कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से होकर अगर किसी भी कंट्री का शिप या मेरीटाइम
जो भी चीजें वो पास आउट करेंगी तो उनको उस कंट्री को टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो पूरा राइट है वो हमारा आ जाता है। अब क्या क्या हमने समझा, इंटरनल वाटर क्या होता है कि जो भी किसी भी मैप में किसी भी देश में जो उसकी लाइन होती है वो सीधी नहीं होती है, ठीक। तो 12 नॉटिकल माइल से हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब वो इमेजिनरी लाइन के अंदर का जितना भी वाटर है उसको हम कहते हैं इंटरनल वाटर। अब उस बेस लाइन से लेकर 12 और अगर 12 और करते तो हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर, जहां पे रिसोर्स कलेक्ट करने की जो भी आपकी मतलब रिसोर्स कलेक्ट करने की प्राइम अथॉरिटी, सोल अथॉरिटी आप इसको उसको मतलब उस कंट्री को मिल जाएगी। अब वहां से भी अगर 200 नॉटिकल माइल और लाइन ड्रॉ कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कि अगर किसी और कंट्री का शिप या किसी और कंट्री का जो भी मैरीटाइम चीजें होगी वो हमारी कंट्री से पास करती है, तो हमें जो है मतलब उनको उनसे टैक्स कलेक्ट करने का क्या होता है, राइट होता है। अब टैक्स कलेक्ट करने का राइट की वजह से देखो एक मैप में समझिए ये जो मतलब दो ये सब होते हैं ना, यहाँ पे ये सब हमारे इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये कुछ चीजें होती है जिसको हम कहते हैं चोक पॉइंट्स। ये जो चोक पॉइंट है वो क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई भी शिप आएगा, या तो यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा, या जो आपका ये जो इंडोनेशिया वाला पार्ट है वहां से होकर टर्न होकर फिर इसको ऊपर जाना होगा। तो ये जो चोक पॉइंट्स होते हैं वहां पे होते हैं आपके जो समुद्री लुटेरे होते हैं ना, जो इन्वेडर्स होते हैं समुद्र में जो जहाज जाते हैं उनको पूरा पूरा हाईजैक कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, ठीक। तो वो इन्हीं चोक पॉइंट्स पे ही मिलते हैं। तो इन चोक पॉइंट से उन जहाजों को, उन शिप्स को बचाना भी उस कंट्री की नेवी का काम होता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपकी एक होती है मर्चेंट नेवी, एक होती है इंडियन आर्मी वाली नेवी। तो मर्चेंट नेवी जो है वो क्या करती है कि जो भी शिप वगैरह जाते हैं, जो हमारा इनलैंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसमें वहां पे उनका काम आता है। बाकी जो है यहाँ पे नेवी, जो किसी भी कंट्री की नेवी होती है वो यहाँ पे तैनात रहती है, वो हमेशा यहाँ पे सिक्योरिटी का काम देखती रहती है। वो होते हैं चोक पॉइंट। जैसे आपका सोमालिया है, कहते हैं सोमालिया के लुटेरे बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा पायरेट्स कहते हैं ना, ओशियनिक पायरेट्स, वो पूरे पूरे जहाज को हाईजैक कर लेते हैं। तो ये जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो वैसा जोन है जहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने की जो है सोल राइट आपको उस पर्टिकुलर कंट्री को मिल जाता है। क्लियर हुआ, समझ में आया? हाँ, एक बार ये चोक पॉइंट्स दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली बता रहे हैं। असल में इसमें साफ साफ नहीं लिखा, मैं ड्रॉ करके आपको बता देती हूँ क्या है। जैसे एक और चीज, आप जब इंडियन मैप इस्तेमाल करें हमें दिखाने के लिए, इसमें आप तेलंगाना वाले मैप इस्तेमाल कर सकते हो, उससे थोड़ा सा हाँ करेंगे। आज मैं बहुत ढूंढ रही थी कि मुझे ढंग का कोई मैप मिल जाए, तो मुझे मिला नहीं, ठीक है। आगे अब मैं ना अपना मैप इसमें अटैच कर दूंगी तो आपको सही रहेगा। अभी ऐसा कोई टॉपिक भी नहीं था जिसमें तेलंगाना का काम है, तो फिर आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, अभी जो भी फिर मिलेगा जिसमें अटैच कर देंगे। देखो चोक पॉइंट्स क्या होते हैं। चोक पॉइंट्स मतलब कुछ ऐसे खतरनाक वाले पॉइंट्स। पहले तो ये समझ में आ गया कि नहीं, इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल लाइन, बेस लाइन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? अभी समझ गया? जो बेस लाइन है, सबसे पहले कोस्ट लाइन आएगा, फिर कोस्ट लाइन से बेस लाइन तक इंटरनल वाटर्स आएगा, है ना। बेस लाइन से क्योंकि मतलब ये यहाँ 12 नॉटिकल माइल तक लेके चलते हैं इसको। मैम इसमें आपने जैसे स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट बोला कि हम स्ट्रेट लाइन इसमें मार्क करेंगे, तो मैम इसमें तो बांग्लादेश का पार्ट भी है, तो फिर उसकी 12 नॉटिकल माइल्स तक उसका कोई सिस्टम नहीं आएगा, वो क्लैश करेगा इसमें? वो सारा जब अगर ऐसा कुछ डिस्प्यूट होता है तो उसको अनक्लोज है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑन सीज, वो इसको डील करते हैं, ठीक है। तो फिर वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपकी ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग होगी तो अब ऐसे तो श्रीलंका से भी हमारा थोड़ा सा झंझट आती है। तो अगर श्रीलंका से आती है ना, उसी में जो आप देखते हो मछुआरों को पकड़ लेता है श्रीलंका, या एक द्वीप है उसका नाम है कच्चा तीवी। कच्चा तीवी आइलैंड को लेके इंडिया श्रीलंका को हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है। और बांग्लादेश के साथ हमारा है वो एक तो लैंड वो है आइलैंड है, तो उसको लेके जो है कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन वो सारा जो चीज है वो अनक्लोज देखता है। बाकी हम अभी इस पर डिस्प्यूट पे मत जाइए, बस आप अपनी डेफिनेशन पे रहिए कि डेफिनेशन क्या कहती है, हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं, कहाँ से कितने नॉटिकल माइल्स है, डिस्प्यूट पे मत जाइए, नहीं तो फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर हो जाएगा। फिर दैट इज द पार्ट ऑफ आवर इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट। अभी आप इसमें रहिए। आपने यहाँ पूछा, हाँ चोक पॉइंट्स क्या होते हैं कि मान लीजिए यहाँ जैसे कि यहाँ तक पूरा हमारी आर्मी इस पूरे एरिया को देखेगी,
अब जो जैसे यहाँ से आप मुड़ेंगे ना तो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया से होके जैसे कोई शिप आती है तो आपकी मिडिल ईस्ट से का जो आपका ओमान ईरान वाला पार्ट है, आप वर्ल्ड मैप खोल के देखो वहां पे दिख रहा होगा ओमान ईरान जहाँ से हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहां से होके शिप्स आती हैं। तो और वहां पे सोमालिया ओमान देखिए कंट्री में लोकेशन दिख रही होगी, तो बिल्कुल चोक पॉइंट से मतलब वहां से होके शिप्स आती है और इस पॉइंट से होके निकलती है। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे सी पायरेट्स होते हैं। सी पायरेट्स क्या करते हैं, पूरे जो ओशियंस के जो भी मतलब जो भी जहाज होते हैं उनको हाईजैक कर लेते हैं। ठीक, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो टैक्स लेने की अथॉरिटी होती है वो उस कंट्री की होती है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखिए कि हमेशा जो है नेवी लगी होती है, जो नेवी का रहती है पूरे एरिया को हमेशा चेक करती रहती है, प्रॉपर विजिलेंस होता रहता है। ठीक है, ताकि ये जो चोक पॉइंट जहाँ पे सी पायरेट्स है उनसे उस शिप को बचाया जा सके। चोक पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे समुद्री लुटेरों का खतरा बहुत ज्यादा होता है। अभी क्लियर हुआ प्रेरणा? बेसिकली ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मतलब बहुत ही नैरो सी अवेलेबल है, तो कर देते हैं तरीके से इधर उधर एक्चुअली नहीं पहले जाने क्या होता था कि जब वो जो आप अपना अफ्रीका अपने वर्ल्ड मैप में अफ्रीका को देखिए तो अफ्रीका में क्या था कि पहले जब वास्को डी गामा इंडिया आया था तो अफ्रीका से होके मतलब पूरा अफ्रीका से घूम के आया था। बाद इन्होंने स्वेज कैनाल बना दिया। तो स्वेज कैनाल बनाने से क्या हो गया कि अब उतना रूट घूम के नहीं आना पड़ता, स्वेज कैनाल से ही अंदर आ जाते हैं ये लोग। तो जो स्वेज कैनाल है उस पे जो राइट है वो इजिप्ट का है, इजिप्ट वहाँ पे टैक्स वगैरह लेता है। ठीक, आप इजिप्ट से देखिए तो बहुत पतली सी जो है बहुत पतली बहुत थिन नैरो स्कोप है जहाँ से शिप्स वगैरह पास होते हैं। ठीक, अब वहां से जो शिप पास होते हैं जैसे सोमालिया वाले रीजन में आते हैं, सोमालिया ओमान जो इस तरीके के जो भी है जिबूती, तो वहां पे बहुत सारे सी पायरेट्स हैं। ठीक, तो वो सी पायरेट्स क्या करते हैं पर्टिकुलर जो हमारे वो होते हैं जहाज होते हैं वो हाईजैक कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर आप टैक्स कलेक्ट करते हैं तो जो है और वो अनक्लोज का भी वहाँ पे रूल्स रहता है, तो अनक्लोज भी उसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स बनाते ही रहते हैं। क्योंकि जो सी पायरेट्स का जो है खतरा इन चोक पॉइंट्स में बहुत ज्यादा रहता है। ठीक, ये बेसिकली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से कैसे रिलेट कर रहा है कि वो इलाका अगर हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और वहां पे अगर कोई सी पायरेट से खतरा है किसी को तो उसे हमारी नेवी बचानी जाएगी। इज दैट सो? हमारी जो नेवी है वहाँ पे एम्प्लॉयड रहती है, हमारी भी रहेगी। और उसके बाद अनक्लोज जो मैंने आपको बताया कि अनक्लोज की सोल अथॉरिटी होती है, तो अनक्लोज भी वहाँ को लेके कुछ ना कुछ लॉ वगैरह बनाते रहते हैं। बस इतना ही बताया। अब तो हम हमारी एक्सक्लूसिव कंट्रीज के हमारी जो नेवी की तैनाती है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी ऑन लैंड तैनाती रहती है आर्मी की, तो सी में 200 नॉटिकल माइल तक हमारी नेवी तैनात रहती है। हाँ, और इसमें भी अभी आप देखो तो इंडिया की नेवी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती निकली है। मतलब अच्छा टॉपिक तो छोड़ देते हैं तो बहुत लंबा होता है। ब्लू वाटर नेवी, ब्राउन वाटर नेवी, ठीक है, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो आप देखते हैं कि हमारे जो इंडिया है, इंडिया से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है ना। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए इंडिया के कौन कौन से स्टेट से पास होती है, बिना इसको देखिए मैप में देखिए कि कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। बताइए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कौन कौन स्टेट को कट कर रही है, किस किस स्टेट को कट करके निकल रही है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, उसके बाद में थोड़ी मिजोरम भी है। गुजरात बाकी सबने नहीं देखा, बाकी लोगों के पास मैप नहीं है। कर्णिका, अबीर, अनमोल, संदीप देखिए। और दो ये बोरिंग लग रहा होगा, अच्छा आप आंसर दे रहे हैं, देखिए उसको थोड़ा सा बोरिंग लगता है मैप देखना, लेकिन फिर भी देखिए उसको तभी याद होगा। सबसे पहले क्या है, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इतना ही है या कोई और भी है? प्रणति, प्रतिभा, प्रेरणा, एक इसका मिनोनिम्स बताते हैं। नीराज, जेसीबी, एट, जीएमटी। एट को साइलेंट रखिए। नीराज, जेसीबी जिससे वो करते हैं ना, ईटा वो रोड बनाते हैं। नीराज, जेसीबी, एट, जीएमटी। याद रहेगा ये मिनोनिम्स, नोट कर लीजिए ताकि ये याद रहे। मीराज, जेसीबी, एट, जीएमटी। मीरा से मिजोरम, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बी से क्या वो बंगाल, गुजरात, और एक चीज और है मध्य प्रदेश,
त्रिपुरा। याद रहेगा? याद रहेगा? यस मैम। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए तो बताया मीराज, जेसीबी और जीएमटी आरए से राजस्थान, और यहाँ पे भी इन्होंने राजस्थान आंसर दिया था। ठीक। अब इसे बताइए द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू, इसमें से कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास होगी? तो अभी इससे देखिए मीराज आरए है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, उड़ीसा नहीं है। उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए क्या होगा? 97 क्या? 9725 ईस्ट। बाकी सब अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बड़े टिपिकल से क्वेश्चन आते हैं। एक तो यहाँ पे बहुत सारे वो हैं ट्राइबल एरियाज भी हैं, तो उनके ट्राइब्स को लेके क्वेश्चन आता है। और जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से बहुत सारे छोटी सी वो है हिल्स है, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहले देख लीजिए कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन कौन से हैं। ये जो पूरे स्टेट है ये एक्चुअली 7 स्टेट है, ठीक है, इसलिए इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं 7 सिस्टर्स। ठीक, 7 सिस्टर्स और एक सिक्किम को भी मिलती है, सिक्किम है इनका भाई। 7 सिस्टर्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं आपका नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट, मतलब नॉर्थ ईस्ट में टोटल 8 स्टेट को लेके चलते हैं, जिसमें 7 सिस्टर्स को कलेक्टिवली कहते हैं और एक हो जाता है आपका सिक्किम। ठीक, अब सबसे पहले देखिए कि इसको नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ से साउथ इन स्टेट्स को अरेंज करिए। तो सबसे नॉर्थ में क्या है? सबसे नॉर्थ में क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आएगा आपका असम, कोहिमा, इम्फाल, इम्फाल के बाद ये मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद ऊपर चले जाइए शिलोंग, मतलब सॉरी मेघालय, और मेघालय के बाद इधर आ जाएंगे तो आपका सिक्किम। फिर से चलिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, शिलोंग, और शिलोंग के बाद सिक्किम। मैं नॉर्थ टू साउथ हुआ क्या? सिक्किम लास्ट में भी है? नॉर्थ से साउथ, अगर मतलब पहले नॉर्थ से साउथ इधर आ जाएगा, और अब अगर हम जो है वेस्ट ईस्ट से वेस्ट चले तो आपका जो है इधर से ले लीजिए अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश से आपका ये आएगा ना असम, नहीं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, फिर असम, शिलोंग, देन सिक्किम, मेघालय, देन सिक्किम। मैम हमने पॉलिटी में करना था ना कवर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर तो करा था ना कवर, पॉलिटी में जम्मू कश्मीर नहीं कराया अलग से, जिसमें आर्टिकल 370 के बारे में कराया तो है। मैम अगर हाँ अगर क्वेश्चन आता है कि which Indian state has a border with maximum number of neighboring countries, तो आप बताओ इसमें से देख के, मैप में से देख के कि सबसे ज्यादा किसकी है? तो सबसे ज्यादा है आपकी असम की। नहीं असम के तो नहीं होंगी, वेस्ट असम की मतलब बहुत सारे स्टेट से लग रही है ना, असम की जो लग रही है आपकी अरुणाचल से। एक्चुअली इनका No, no, क्वेश्चन है no. नेबरिंग कंट्री कुछ है। country. असम से 4 स्टेट्स है मैम, नेबरिंग स्टेट। हाँ हाँ, इनका क्वेश्चन और है इन्होंने क्या, neighboring आपने क्या country। पूछा है? कंट्री। किस कंट्री से सबसे ज्यादा हमारे स्टेट टच होते हैं? नहीं किस स्टेट से सबसे ज्यादा कंट्री टच होती? वेस्ट बंगाल होगा किस फिर मैम। स्टेट से सबसे ज्यादा? अच्छा हाँ, तब तो बंगाल होगा आपका। बंगाल से भूटान भी होता है, जैसे बांग्लादेश भी होता है, भूटान और नेपाल भी होता है। तो इसको देखो कलेक्टिवली हम कहते हैं 7 सिस्टर्स। अब ये जो 7 सिस्टर है, यहाँ से जो बंगाल वाला रीजन है, बंगाल वाले रीजन पे यहाँ से ही जो हमारा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, केवल इतने पार्ट से इंडिया से कनेक्टेड है। तो ये जो इतना सा पार्ट है, ये देखा जाए तो एकदम मुर्गे जैसा शेप बनाता है, मतलब चिकन जैसा शेप बनाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं चिकन कॉरिडोर। ठीक है, और इस पूरे एरिया को हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या चिकन कॉरिडोर, या सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है, मतलब ये जो बंगाल है, बंगाल से ही, बंगाल का जो ये वाला पूरा रीजन है, केवल इतने से ही हमारा नॉर्थ ईस्ट कनेक्टेड है, ठीक, इंडिया से। इसलिए इसको हम कहते हैं चिकन कॉरिडोर, और सिक्किम का सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक, अब यहाँ पे है आपका एक देश चाइना, ठीक, इधर है आपका पाकिस्तान।
तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं इनको ये इंडिया में बहुत ज्यादा चिंकी चिंकी कहते रहते हैं ना। आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लोग चिंकी और ये सब कहते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, क्योंकि अगर आप इनका वो देखिए रेसिज्म तो चाइना से ज्यादा कनेक्टेड है। नॉर्थ ईस्ट वालों को देखे लगेगा ना चाइनीज लोग हैं, तिब्बत के लोग हैं, और ये सिर्फ कनेक्टेड है इतने से। इधर भी आपका दूसरा देश है, इधर है आपका बांग्लादेश, इधर है आपका चाइना, इधर है पाकिस्तान, बीच में केवल गर्दन जैसी जो जगह है वही उतने से ही नॉर्थ ईस्ट कनेक्टेड है। तो कहा यह जाता है कि कभी भी मतलब इंडिया की जो पॉलिसी होती है वो चाहती है कि कभी बांग्लादेश और चाइना एक नहीं होने चाहिए इसको लेके, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेके। नहीं तो क्या होगा कि मतलब चाइना हमेशा ये खतरा करता रहता है, ये हमसे प्रॉब्लम होती रहती है हमें इंडिया और चाइना में, कि अगर चाइना इस मुर्गे की गर्दन को यानी इस चिकन के जो नेक है अगर इसको तोड़ दे, इसे ब्रेक कर दे, तो ये पूरा का पूरा जो आपका ये पूरा एरिया है ये इंडिया से क्या हो जाएगा, कट के कहाँ पहुंच जाएगा, चाइना में। तो सबसे बड़ी जो डिप्लोमेसी को लेकर खतरा आता है वो प्रॉब्लम आती है कि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो कहीं भी नॉर्थ ईस्ट से नहीं है। तो फिजिकल लेवल पर नॉर्थ ईस्ट से हमारी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जब फिजिकल लेवल पर नॉर्थ ईस्ट से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं थी तो अब क्या करी इंडियन गवर्नमेंट कि नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चों को खूब सारा स्कॉलरशिप देती है कि आओ और बाकी जगह पे पढ़ो। तो दिल्ली में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखिए या कहीं पे देखिए तो नॉर्थ ईस्ट वाले खूब सारे दिखते हैं यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे रेसिज्म के नाम पे इनको इतना ज्यादा परेशान करते हैं कि मतलब आराम से चाइना कार्ड खेलता है और आराम से जो अरुणाचल प्रदेश है वो कहता भी है कि हमें जो है इंडिया में नहीं चाइना में ही रहना है। ठीक, तो बस इसको लेकर क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे जो नॉर्थ ईस्ट है वो इंडिया से कनेक्टेड है। उस पार्ट को हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन कॉरिडोर भी कहते हैं। चिकन कॉरिडोर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो मुर्गे की गर्दन जैसा है कि अगर उस गर्दन को ही वहां से, ठीक है, हाँ चाइना के मैप पे भी आना तो वहां से अगर तोड़ दे तो कहीं ना कहीं पूरा पूरा नॉर्थ ईस्ट से कट जाएगा। अब उसी को लेके जो भारत सरकार है वो क्या कर रही है कि अब नॉर्थ ईस्ट से तो हमारा इतना ही कनेक्टिविटी है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी कि वेस्ट बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल से कहती है बांग्लादेश को कि हमें थोड़ा सा रास्ता दे दो। तो रास्ता ले लेके कि जगह जगह से क्या करें अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। और अभी आपने रिसेंट न्यूज में देखा होगा कि अभी हाल ही में एक ब्रिज लॉन्च किया गया है। उस ब्रिज का नाम है मैत्री सेतु। ये मैत्री सेतु एक्चुअली बंगाल से होके जा रहा है, बांग्लादेश से होते 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 हमें नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच जाएगा। तो बहुत सारे रास्ते खोले जा रहे हैं जो हमें नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी दे दे। अब दूसरी तरफ क्या है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है केवल उतने से इंडिया नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड है। इसीलिए जो कुछ भी सामान पहुंचाना होता है ट्रकों से, वो ट्रक से सामान भी पहुंचाना यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए वहाँ पे हफ्ते भर का ट्रैफिक होता है। जो सिलीगुड़ी इतना पतला सा कॉरिडोर है कि वहां पे जब ट्रकों को पास आउट करना होता है तो हफ्ते भर का जाम लग जाता है, तब जाके वहां पे चीजें पहुंच पाती हैं। तो इसीलिए प्रॉब्लम क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, हमने पॉलिटिक्स में पढ़ा था तो अभी ये समझा था कि यहाँ पे ट्राइबल एरिया बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपके पंचायत इलेक्शन और प्रॉपर वे में मतलब प्रॉपर इलेक्शन करा सके तो वो सब पॉसिबल नहीं हो पाता है, राइट। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि आपके ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो अपनी सरकार बनाने की बात करते हैं। जैसे नागालैंड वो कहता है हमारी अपनी सरकार होगी, भारत की सरकार को मानने वाले नहीं है, ठीक है। और जैसे मेटी ट्राइब कहती है हमें भी इंडियन गवर्नमेंट को नहीं माना, इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए करती है क्या, तो वो ये जो है इनका ऐसे सेपरेटिज्म को ये लोग प्रोवोक करते हैं, अलग होने की बात करते रहते हैं हमेशा कि हमें इंडिया में नहीं रहना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो फिजिकल कनेक्टिविटी है हर जगह पे ज्योग्राफी रोल प्ले करती है, कहीं ना कहीं ज्योग्राफी रिस्पॉन्सिबल होती है। ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी हमारी नॉर्थ ईस्ट से नहीं है, और वही ज्योग्राफिकल कनेक्टिविटी की वजह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल दोनों कनेक्टिविटी हमें मतलब मिल नहीं पा रही। पॉलिटिकल कनेक्टिविटी का क्या मतलब है कि वहां पे प्रॉपर वे में वो भारत की सरकार को मानते नहीं है, और आपका जो अगर वैसे देखा जाए इकोनॉमिक के बेसिस में जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वो बहुत रिच है आपके बैम्बू कल्टीवेशन के लिए और आपके जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं उनको लेके, और कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसी जो खाने की चीजें हैं जो वहां पे ही मिलती है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती। तो मतलब इनकी इतनी सारी चीजों को हम एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पा रहे हैं, टैप ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल लेवल पे भी देखो दूसरे देश के लोग क्या है हमारे लोगों को मिलाते चले जा रहे हैं, हमारे ही अपनी कंट्री के लोग सेपरेट होने की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में हमें क्या समझना है कि इसको कलेक्टिवली हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं। सेवन सिस्टर का नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि नॉर्थ से साउथ चलेंगे तो क्या होगा। किसकी क्या कैपिटल है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर। असम की गुवाहाटी। दिसपुर। नागालैंड की कोहिमा। मणिपुर की इम्फाल। मिजोरम एज़ोल समथिंग। त्रिपुरा का अगरतला। मेघालय का शिलोंग। और उसके बाद सिक्किम की
गैंगटॉक। गैंगटोक। तो देखो 7 स्टेट्स को कलेक्टिवली कहते हैं आपकी सिस्टर्स, और जो सिक्किम है वो इनका भाई हो जाता है। और सिक्किम से तो प्रॉब्लम फिर भी नहीं है जितनी कि ये पूरा पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है, जो 7 सिस्टर्स, इन्हीं को अलग करने की बात करते हैं चाइना वाले। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में अभी इतना समझिए। बाद में you were talking about how China could conspire with Bangladesh to block our chicken corridor. लेकिन चाइना को चिकन कॉरिडोर तक पहुंचने के लिए नेपाल के थ्रू या भूटान के थ्रू आना पड़ेगा। थोड़ा सा पार्ट इनका अपना वैसे भी लगता है बिना नेपाल भूटान के गए हुए। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी कि नेपाल के साथ, जैसे जब से नेपाल, पहले नेपाल वाले वही करते थे जो इंडिया कहते थे, ठीक है, हमारी एक फ्रेंडशिप रहती थी उनके साथ। लेकिन अभी ऐसा इंडिया को लेके उनका इतना नेगेटिव सीन बन गया है। तो जैसे एक वहां पे मधेश करके प्रदेश है, मधेश वाले वो पहले इंडिया को ही मानते थे। अभी क्या हो गया है कि वो इतना नेगेटिव इमेज बन गई, जब वो नेपाल में भूकंप आया था ना, उसके बाद इंडिया की जो इमेज है वो बहुत खराब हो गई है। और चाइना क्या कर रहा है कि वहां पे ट्रेन, रोड, सब कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या बेटा? भूकंप की वजह से हमारी इमेज वहाँ क्यों? हाँ, वो वहां पे क्या हुआ कि जब मतलब वहां पे भूकंप आया तो इंडिया वाले गए थे वहां पे, वो जो रिलीफ मीजर्स होते हैं ना वो देने। तो रिलीफ मीजर्स जब देने गए थे तो वो ऐसे दिखा रहे थे, मतलब जिस तरह का मीडिया में पोर्ट्रे किया गया वो ऐसा था कि लो तुम्हारे यहाँ भूकंप आया, लो प्रॉब्लम लो, हम खाने दे रहे हैं, मतलब ऐसा दिखा रहे थे कि हम मर्जी कर रहे हैं। तो नेपाल के लोगों ने वहां से कहा कि इंडिया आप प्लीज जाइए, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, आप हम पे मर्जी मत करिए, आप जाइए अपनी मदद लेके। ठीक है, इतनी बुरी तरीके से इमेज खराब की गई है। तो और दूसरी तरफ क्या है, चाइना इतना पैसा डाल रहा है नेपाल में, बहुत पैसे इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पे, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी सब ला रहा है। ठीक है, और नेपाल तो एक ऐसा देश है जिसको अभी क्या करना है, डेवलप करना है। तो जो भी कंट्री उसकी मदद करेगा वो उधर चला जाएगा। तो इसीलिए इंडिया की अभी यही कहा जा रहा है, इंडिया की अप्रोच जो फॉरेन डिप्लोमेसी को लेके है, ये कहा जा रहा है कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स है कहते हैं कि इतनी गंदी अप्रोच से आप लेके चल रहे हो, आप यूएस को मिलाने की कोशिश करो कि यूएस इंडिया से मिल जाए, और तो जहां तुम्हें जरूरत है नेपाल, भूटान, पहले इनको तो मिलाओ। अपने पड़ोस अच्छे रहेंगे तो बाकी सब अच्छे रहेंगे। लेकिन अभी जो पॉलिसी वो क्या है कि अमेरिका को हम मिलाने की बात करते हैं, और जो पड़ोस में मतलब खतरा है उसको देख ही नहीं रहे। अब आ जाइए आइलैंड ग्रुप्स पे। तो इंडिया का जो आइलैंड ग्रुप है उसको बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप जो कि बे ऑफ बंगाल में, दूसरा है आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय, वो जो आइलैंड ग्रुप है जो अरेबियन सी में है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए अंडमान वाला मैप खोल लीजिए अगर आपको विजिबल हो रहा है तो। ये सारे जो अंडमान के कॉन्स्टिट्यूटिंग आइलैंड्स हैं इनको याद करना पड़ेगा। इनको ये देखना पड़ता है कि जैसे इसमें बेसिकली आता क्या है, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है। तो अंडमान को देखिए, अंडमान यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ से निकोबार, तो सबसे जो इन दोनों को अलग कर रहा है वो है 10 डिग्री चैनल। एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपका। अंडमान का सबसे साउथ सदर्न पार्ट और आपका निकोबार का सबसे नदर्न पार्ट कौन है जिसके बीच में 10 डिग्री चैनल है? तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ठीक, इसको मार्क कर लीजिए, लिखते चलिए, उसको मार्क करे रहेंगे तो हमेशा आप अपने मैप में देखेंगे। तो सबसे लास्ट आपका देखिए सदर्न पार्ट क्या है, लिटिल अंडमान, और सब इसका नदर्न पार्ट क्या है, कार निकोबार। इन दोनों के बीच में जो चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है वो कौन सा है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि बैरन आइलैंड आपके अंडमान का पार्ट है या निकोबार का पार्ट है, देख के बताइए। बैरन आइलैंड अंडमान का पार्ट है या निकोबार का पार्ट है? अंडमान का। ये है बैरन आइलैंड, अंडमान का पार्ट। ठीक, तो इतना ही आता है बेसिकली, है ना, कि मतलब आपको नॉर्थ से साउथ पूछता है तो आपको क्या याद करना है, बेसिकली लिटिल अंडमान की लोकेशन कहाँ पे है, कार निकोबार की आइलैंड, कार निकोबार की लोकेशन कौन सी है, और कौन सा चैनल इन दोनों को अलग करता है। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल 10 डिग्री चैनल है। और अगर इसमें बहुत टफेस्ट क्वेश्चन भी बनेगा तो आपसे पूछेगा सबसे सदर्न पार्ट लिटिल अंडमान, और सबसे नदर्न पार्ट किसका, निकोबार का, तो कार निकोबार। ठीक, और सबसे ऊपर का जो पूछेगा, इसमें पूछेगा कि सबसे नदर्न पार्ट तो नदर्न अंडमान, और इसका सबसे लास्ट वाला पूछे तो इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट आपको इसलिए भी याद करना है कि आपका नॉर्थ और साउथ एक्सटेंट इंडिया का कहाँ से कहाँ तक है। तो नॉर्थ वाला जो नॉर्थ में उसको कहते हैं इंदिरा कोल, ठीक है, और सदर्न में है आपका इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा कोल से लेके इंदिरा पॉइंट तक इंडिया है। ठीक, इंदिरा कोल ऊपर नॉर्थ में, और इंदिरा पॉइंट आपका सब कहाँ पे है, इंदिरा अगर पॉइंट पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट आपके निकोबार का पार्ट है, बैरन आइलैंड आपके अंडमान का पार्ट है। और ये सब आपको मैप देख के याद रहने वाला है। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल है 10 डिग्री चैनल, उसके सबसे नदर वाला पार्ट है आपका लिटिल अंडमान, और इसके सबसे नदर वाला पार्ट क्या है इसका, निकोबार का, तो कार निकोबार। ठीक है, इसका नॉर्थ अंडमान और इसका जो है आपका इंदिरा पॉइंट। थोड़ा सा स्लो चले, भूल रहा है।
थोड़ा आराम से बोलिए हम थोड़ा सा। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन यही आता है कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे मैप में अंडमान ये वाला पूरा एरिया है, निकोबार ये वाला एरिया है। तो डिग्री के हिसाब से चलता है ना, यहाँ पे 8 डिग्री तो 4 डिग्री तो 0 डिग्री आपका इक्वेटर होता है। तो यहाँ पे 10 डिग्री होके जाता है, इस पूरे चैनल को हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। यानी अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल है 10 डिग्री चैनल। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आता है कि जो बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड में क्या था, वोल्केनिक, जब हम पढ़े थे ना बैरन आइलैंड हमने कहा था कि जो है वो वोल्केनो है। तो बैरन आइलैंड ये पूछता है कि अंडमान का पार्ट है या निकोबार का पार्ट है। आप मैप में देखिए तो अंडमान के पास लिखा है, तो ये है अंडमान का पार्ट है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि अंडमान का नदन पार्ट कौन सा है और आपके निकोबार का सबसे नदन वाला पार्ट कौन सा है। तो अंडमान का जो सबसे नदन पार्ट है इसको नदन अंडमान कहते हैं, और निकोबार का जो सबसे नदन वाला पार्ट है इसको हम कार निकोबार कहते हैं। ठीक, इसका जो सबसे सदर्न वाला पार्ट है इसको हम लिटिल अंडमान कहते हैं, और इसका जो सबसे लास्ट वाला पार्ट मतलब सदर्न पार्ट है उसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो कौन सी दो चीजों को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो बेसिकली लिटिल अंडमान को कार निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अब हर कंट्री का एक निश्चित एक्सटेंट होता है, तो जो अगर इंडिया है, इंडिया का एक नदर्न एक्सटेंट होगा और लास्ट में आपका सदर्न एक्सटेंट होगा। कहां से कहां तक इंडिया है, तो जो नदर्न वाला है उसको हम कहते हैं इंदिरा पोल। ठीक, और जो सदर्न वाला है तो हमारा सबसे सदर्न पॉइंट है आपका अंडमान निकोबार जहां खत्म हो रहा है। तो निकोबार जहां पे खत्म होता है इस पॉइंट को हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पोल से लेके इंदिरा पॉइंट तक हमारा नॉर्थ से साउथ तक इंडिया बसा हुआ है। अंडमान निकोबार में क्या क्या आता है, इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट नदन अंडमान, और सबसे इसका सदर्न वाला पार्ट कार निको, इसका सबसे नदन वाला पार्ट हो जाएगा आपका कार निकोबार। आपका किन किन चीजों को आपका ये 10 डिग्री चैनल अलग करा, तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इसका सदर्न वाला पार्ट हो जाएगा आपका लिटिल अंडमान, इसका सदर्न वाला पार्ट हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। अब कोई दिक्कत समस्या अब याद रहेगा? मैम जो इंदिरा कोल है वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी में आएगा या फिर जम्मू कश्मीर का ही? नहीं, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में ही जो सबसे ऊपर ताज है ना इंडिया का, उसी पे आता है। इज इट अंडर पीओके चाइना या फिर इंडिया में ही है? नहीं, ये आता मतलब ये तो हम लोग कह रहे हैं हमारा है, वो लोग कहते हैं उनका है, लेकिन हम जहां से लेके चलते हैं वो एक्चुअली वो ऑक्यूपाइड वाले में ही आ रहा है अभी तो। बताइए सबसे नदर्न पार्ट अंडमान का? नॉर्थ अंडमान। और सबसे नदर्न पार्ट आपकी निकोबार का? कार निकोबार। किन दो चीजों को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, किन दो पार्ट्स को 10 डिग्री चैनल अलग कर रहा है? अंडमान एंड कार निकोबार को, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। और सबसे सदर्न पॉइंट आपके इसका अंडमान का सबसे सदर्न पॉइंट क्या है? इंदिरा कोल है या इंदिरा पॉइंट है? इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल नहीं है, पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट मैम निकोबार का मैम पॉइंट है। निकोबार का है। अरे तो वो जो मैंने आपको इंदिरा कोल बताया है वो तो जम्मू कश्मीर में है ना। पॉइंट पूछा ना कि सबसे सदर्न पॉइंट कौन सा है। इंदिरा कोल है, इंदिरा पॉइंट है। बाकी ये जो है वो है आपका नॉर्थ से साउथ आएंगे तो पूरा इसका वो लिखा हुआ है आपका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कि नॉर्थ से साउथ जो है ये पूरे सारे, सबसे पहले नॉर्थ अंडमान से मिडिल अंडमान से साउथ अंडमान से लिटिल अंडमान से कार निकोबार से लिटिल निकोबार से ग्रेट निकोबार। एक बार से कोशिश करिएगा, 2-3 बार पढ़िएंगे तो याद हो जाएगा। बेसिकली जो क्वेश्चन आएंगे अभी तक जितने भी क्वेश्चन है इसके बियॉन्ड नहीं आए हैं, इससे ज्यादा टफ नहीं बनेगा आपका। अगर टफेस्ट भी पूछेंगे तो यही पूछेंगे कि 10 डिग्री चैनल किन दो पार्ट्स को अलग करना है, दैट्स इट। फिर भी अगर इसीलिए मैंने ये लिस्ट आपको रख दी है, ये एक दो बार आप देखिए तो एलिमिनेशन करके भी आप मतलब एलिमिनेशन से आपको समझ में तो आ ही जाएगा कि कार निकोबार की लोकेशन क्या थी या लिटिल अंडमान की लोकेशन क्या थी। इसको देखते रहिएगा तो काफी कुछ उसी से क्लियर हो जाएगा, राइट। अब है अंडमान निकोबार ग्रुप आइलैंड के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। जैसे अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक का मतलब समझते हैं कि वहां पे अगर कोई माउंटेन है तो उस माउंटेन को क्या सबसे ऊंचा वाला पीक उसको क्या कहते हैं? सैडल पीक। सैडल पीक है, ठीक है।
तो अब ये जल्दी से ये देख लीजिए कि क्या क्या है। तो आइलैंड्स क्या, दीज आइलैंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय वेरी नैरो स्ट्रिप। तो नैरो स्ट्रिप तो हमने समझ लिया कि वो जो चैनल सेपरेट करती है इसको हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। अब साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है साउथ अंडमान, ये लिटिल अंडमान है और ये साउथ अंडमान है। इन दोनों को जो अलग करता है इसको हम कहते हैं डंकन पैसेज। ठीक है, डंकन पैसेज से स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन पूछ रहे तो इसलिए मैंने लिख लिया कि डंकन पैसेज क्या है, जो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर रहा है। ठीक, आपका था ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल क्या करता है, ग्रेट निकोबार से वो सुमात्रा, मतलब जो सुमात्रा और इंडोनेशिया है वो दूसरा देश लग जाता है। तो इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार, जहाँ पे मतलब निकोबार खत्म हो रहा है, उधर साइड से आपका मतलब ईस्टर्न साइड क्या है आपका सुमात्रा है, इंडोनेशिया सुमात्रा, इसको अलग करने वाले चैनल को हम कहते हैं ग्रैंड चैनल। और जो कोको स्टेट है वो आपका नदर्न अंडमान और म्यांमार के पास, म्यांमार के पास ही अंडमान है। तो कोको स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो म्यांमार को क्या कर रहा है, आपके अंडमान से अलग कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कोको स्टेट। कोको स्टेट क्योंकि यूपी पीछे से पूछा जा चुका है, अब वो रिपीट होगा आपके एसएससी के पेपर में। ठीक है, अंडमान और निकोबार क्या है, एक यूटी है। अगर यूनियन टेरिटरी है तो इसको, इस पे जो रूल बनाने की, यानी कि यहाँ पे वो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर होगी वो होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर की। इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। इसका जो सदर्न पॉइंट है इसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो सेडल पीक है। बेसिकली आपको क्या क्या रखना है, आप खुद बताइए कि सबसे कौन सा जो चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल में 10 डिग्री चैनल। अब म्यांमार को अंडमान से कौन अलग करता है, कोको चैनल। कोको स्ट्रेट। और आपका इंडिया मतलब अंडमान और इंडोनेशिया के बीच का जो चैनल है वो क्या है, डंकन पैसेज। डंकन पैसेज। तो इसमें जो क्वेश्चन आया वो ऐसे दिया, डंकन पैसेज बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ग्रैंड चैनल इज बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। म्यांमार नहीं पूछा था, इंडोनेशिया पूछा था। हाँ सॉरी, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में तो ग्रैंड चैनल है ना। डंकन पैसेज तो अंडमान के बीच। ठीक। ग्रैंड चैनल है जो आपके इंडोनेशिया और सुमात्रा को अलग कर रहा है। तो क्या बोलते हैं, इतने ही क्वेश्चन इससे बनते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, अंडमान को ना पूछे, अगर ये पूछे इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा चैनल है, तब आप बता लो कि कौन सा चैनल होगा इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, जो इसको इंडिया को इंडोनेशिया से अलग करता है। क्या होगा इसका आंसर, ग्रैंड चैनल होगा। अगर ये पूछता है म्यांमार और इंडिया को कौन अलग करता है, तो कोको स्ट्रेट। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन अंडमान करके ना भी पूछे, इंडिया को भी करके पूछे, तो भी आप कर लोगे ना, मतलब समझ में तो आ रहा है ना, है तो अंडमान इंडिया का ही पार्ट, तो कर लेंगे। क्वेश्चन गलत तो नहीं करोगे पेपर में, समझ में आ रहा है? यस मैम। इतना धीरे धीरे आप लोग बोलते हो तो लगता है नहीं समझ में आएगा। आया समझ? आ गया मैम, आ गया। अब है लक्षद्वीप आइलैंड। ये लक्षद्वीप आइलैंड वाला पार्ट हम कल कर लेंगे, और आज सोचा था कि पूरा हो जाएगा, हो नहीं पाया। ठीक है, बस इतना ही बचा लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड के बाद फिर हम लोग कल से शुरू करेंगे आपकी फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक, और कोशिश करते हैं कि कल आपको इस जितना हमने आज पढ़ा उससे 20 से 25 क्वेश्चन दे दिए जाए, वो आप कर लीजिए। ठीक है, और बिना देखे करिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर रिवाइज कर लीजिएगा, और बिना देखे इंडिया की जो ये है ना कि कौन सा कैपिटल किसका, कौन किसको टच करता है, मैप में एक बार मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद अगर देखना भी होगा तो मैप देख उन क्वेश्चंस को करिएगा, ट्राई करिएगा कि खुद से करें। ठीक है, तो एक बार अभी मैप देख लीजिए। अभी कल मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगी 12 बजे के पहले। ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन जो है कर लीजिएगा। करने के बाद फिर हम क्लास में उसका डिस्कस करके फिर फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करेंगे। राइट, आज क्लास तो यहीं तक। कल जो है फिजिकल ज्योग्राफी देखते हैं। बस आपका लक्षद्वीप वाला बचा है तो वो हो जाएगा 4-5 मिनट। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।